हाटकोटी में आकर के मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहीं दूसरी तरफ इस विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली बार मैं आया था तो बरागटा जी इस बात का बहुत जिक्र कर रहे थे कि गिरी गंगा यहाँ एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है और वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग भी जाते हैं, धार्मिक श्रद्धा के साथ जाते हैं देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। और पर्यटन की दृष्टि से उस क्षेत्र को बहुत विकसित किया जा सकता है। अगली बार जब आएंगे, जब यहाँ खड़ा पत्थर में आकर के हम जब लंच पर बैठे थे, सिड्डू खा रहे थे, तो इस बात का जिक्र करते अगली बार जब आएंगे तो जरूर जाएंगे। और आज वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ और गिरिगंगा में वहां पहुंच करके माता का आशीर्वाद लेने का भी, दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस विधानसभा क्षेत्र में जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि बरागटा जी ने बहुत सारी चीजें बहुत जो है वो चालाकी से की है। एक तो पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था, जब आने जाने पर मनाही थी, कार्यक्रम करने में भी मनाही थी, और उस वक्त इन्होंने कहा कि आना जाना संभव नहीं है, कार्यक्रम करना संभव नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके कुछ कार्यक्रम करेंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश में उस लॉकडाउन के दौरान लगभग 26-27 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम किए। एक विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में जुब्बल कोटखाई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां वर्चुअली भी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जुड़ करके एक नहीं 3 कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम आपने 13/7/2020 को किया और उस कार्यक्रम को आपने जो जुब्बल के क्षेत्र में किया और उसमें 76 करोड़ 20 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए गए कार्यक्रम के माध्यम से किए। दूसरा कार्यक्रम आपने 15/7/2020 को किया, वो टिक्कर में किया और उसमें 73 करोड़ 15 लाख रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम आपने वहां पर किए। और उसके बाद फिर 18/7/2020 को तीसरा कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम कोटखाई के क्षेत्र में किया और उसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उनने 120 करोड़ रुपए, 121 करोड़ रुपए के 121 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम। और जो रही सही कसर थी, जो रही कमी थी, लगी है तो अभी थोड़ी कसर रह गई है, वो आज पूरी की। 31 करोड़ रुपए के आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, जिसमें एक उद्घाटन और बाकी जो है वो 12 कार्यक्रम जो है वो शिलान्यास के। मैं गिन रहा था, ये मेरा हिसाब बड़ा कमजोर है, कितने 13 है, कितने 13, सारी दीवार 14, सारी दीवार भर दी। और कुल मिलाकर के अगर सारा इस आंकड़े को अगर जोड़ा जाए 13 तारीख के बाद 15 तारीख, 15 तारीख के बाद 18 तारीख और उसके बाद आज की तारीख को भी जोड़ा जाए तो
तो 301 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है, इस विधानसभा क्षेत्र में दावे के साथ में कह सकता हूं कि इतने छोटे से कार्यकाल में एक साथ इतने कार्यक्रम, इतने पैसों के लिए जो है उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं हुए। और तो मुझे तो लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भी कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि नहीं, कम से कम मेरा तो नहीं है। मैं साफ सी बात कह दूं, कहीं को लगता था कि मुख्यमंत्री के यहां पर बहुत कुछ होगा। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आपका विधायक लगातार संघर्ष करते हैं कि यहां ये काम है, ये नहीं छूटना चाहिए, वहां वो काम है, वो नहीं छूटना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ में इतने सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम होने के बाद अगली सूची भी साथ में उन्होंने तैयार कर कुछ रह गया, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते। और यही एक आगे बढ़ने का एक सिलसिला है। और हमेशा जो आदमी उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है, जो आगे की सोचते हैं, जो आगे के लिए विजन रखते हैं, तो उनके सामने यही रहता है, ये काम हमने कर दिया, अगला क्या करना है। उस दृष्टि से आप सब लोग इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सौभाग्यशाली है कि आप सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र के विकास में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। हम तीनों लोग जो यहां पर जो बैठे हैं, सुरेश कश्यप जी बाद में आए, लेकिन बरागटा जी और पठानिया, हम 1998 का बैच है हमारा। जैसे आप शुरू के होते हैं ना कि भाई इनको पूछा जाता है कि भाई आपका बैच कौन है, कि भाई मेरा बैच ये है फलाना, तो हमारा भी बैच होता है। जब एंट्री होती है विधानसभा के अंदर तो वो बैच 1998 का है और ये बैच चला जा रहा है। देखिए आप सबके सहयोग से, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 98 के उस बैच का कंट्रीब्यूशन एक अलग तरह का है। विषयों को उठाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब लोग लड़ते हैं, जूझते हैं। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि यह क्रम अभी जारी रहेगा। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। क्या हमसे पहले मित्र जिक्र कर रहे थे कि कोरोना का, पहले सुना था नाम, ये नहीं सुना था, सोचा भी नहीं था जिंदगी में भी ऐसा भी कोई वक्त आएगा जब मुंह में चिकड़ा लगाना पड़ेगा। हमारे पुराने जमाने में तो चिकड़ा जो है वो पशु को लगाया जाता था, मानव को भी लगाना पड़ रहा है, आदमी को भी लगाना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए, एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसने ऐसी परिस्थितियां पूरे विश्व के सामने खड़ी कर दी। यह आदमी बाहर जाना है तो भी संकट है, जाना है तो सावधानी के साथ जाना पड़ रहा है, जाना है तो मास्क लगा करके जाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाना पड़ रहा है, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, इसका जिक्र हो रहा है। कभी जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की कि ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन आ गई। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत अनुशासित लोग हैं।
पहाड़ी लोग बहुत अनुशासित होते हैं, जो गांव में, जो पहाड़ में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं। अगर सरकार ने कहा है, नेतृत्व ने कहा है कि आपको इन चीजों का पालन करना है, तो पालन करते हैं। लेकिन हम बहुत जगह जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, हम बोलते हैं उनको कि मास्क लगाओ, मास्क लगाना जरूरी है, लगाया तो होता है, लेकिन वो यहां लटका करके रखा होता है, ठोड़ी पर नीचे रखे। इस कोरोना के संकट में भी आप लोगों ने बहुत मदद की, आप सबका सपोर्ट रहा, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ा संकट है। और ये संकट में इस बात को मैं कह सकता हूं कि विश्व में शायद ही इस प्रकार का संकट इससे पहले कभी आया, जिस दौर में सब गुजर रहे हैं। जो देश दुनिया में बहुत आगे, तरक्की में आगे, साधन में, सुविधा में हमसे आगे, बहुत आगे है, वो लोग भी संकट से बच नहीं पाए। चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इटली है, चाहे अमेरिका है। लेकिन आप सब लोगों ने इस संकट के क्षण में बहुत मदद की। हमने कहा कि भाई मदद करिए। आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। 76 लाख का 76 लाख की कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने दी सीएम कोविड फंड। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फेस कवर, जिसको हम मास्क बोलते हैं, वो भी लगभग आप लोगों ने 40,000 से ऊपर बांटे। सैनिटाइजर बांटे, गरीब लोगों के लिए जो मदद कर सकते थे वो मदद करने की कोशिश किया। और ऐसी परिस्थिति में हमारी बहनों ने बहुत बड़ा काम किया मास्क बना, क्योंकि मास्क नहीं मिल पा रहा था, बाजार में नहीं मिल पा रहा था, तो उपलब्ध नहीं था। और डॉक्टर कहने लगे मास्क पहनना जरूरी है, मास्क बाजार में नहीं था। अपने आप कपड़ा लेकर के बहनों ने मास्क बना करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए। और उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सबने संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत ऐसे संकट के क्षण में बहुत मजबूत नेतृत्व के हाथों में, नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे नेतृत्व के हाथों में। आप कल्पना करिए कि अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो संकट और भी ज्यादा विकराल होता। एक नेतृत्व जिसके कहने पर, एक बात कहने पर जो है पूरा देश खड़ा होता उनके साथ, उन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। अगर मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू, तो जनता कर्फ्यू, किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी। सारी गांव की गलियां सुनी थी, शहर की गलियां सुनी थी, क्योंकि मोदी जी ने कहा। एक नेतृत्व के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा कि अगर मोदी जी ने कहा है, उनने अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए कहा, ये हमारे लिए आवश्यक है। आगे बढ़कर के जब लगा इसमें हमको और ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता है, लॉकडाउन की घोषणा की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश में लॉकडाउन का पालन किया। और ऐसा नहीं लॉकडाउन 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 बार लॉकडाउन की जो घोषणा हुई उसका एक अक्षरशः पालन किया। क्योंकि पूरे देश का एक विश्वास था कि इस वायरस से अगर बचना है तो जो मोदी जी ने कहा ये बहुत आवश्यक है, यही एकमात्र रास्ता है। और ये हकीकत भी है, सच्चाई भी। आज की तारीख में भी इस कोविड को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आए हुए लगभग साल होने जा रहे हैं। लेकिन
साल बीतने के बावजूद भी 8 महीने का दौर निकल गया हमारे देश में भी। चाइना में तो साल होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी में आया था। अभी तक भी इसकी विश्वसनीयता के साथ हम जिसको कह सकते हैं कि इसकी कोई दवा निकल पाई, नहीं निकल पाई, ना वैक्सीन और ना ही दवा निकल पाई। और ऐसे हालात में ये बहुत आवश्यक है कि अभी भी हमको, क्योंकि अभी भी दौर समाप्त नहीं हुआ है। देश में कुछ मामलों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि अगर अपने प्रदेश में अगर मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में काफी मामले आ रहे हैं, काफी तेजी से मामले आए। और इसलिए आज भी मैं अपील कर रहा हूं, आपके माध्यम से आपसे भी कर रहा हूं और प्रदेश के सभी भाई बहनों से भी कर रहा हूं, कभी भी बहुत संभल करके काम करने की आवश्यकता है। कई बार आदमी सोचता कुछ नहीं होता है। उनसे पूछिए जिनको कोरोना हुआ है, और उनसे तो मत पूछिए, मेरे से ही पूछिए, मैं इस दौर में से गुजरा। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना बच सकते हैं बचना चाहिए, और बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो सावधानी है। सावधानी के सिवाय कोई। आजकल लोग आ रहे हैं, शादी का कार्ड, इन्विटेशन, बेटे की शादी है, मैं पूछता हूं शादी कैसे कर रहे हैं? बोलते जी लोग तो, मैंने कहा छोटी करनी शादी? बोलते जी छोटी ही कर रहे हैं। हमने कितनी कर रहे हैं? बोलते जी 1000-1500 लोग हो जाएंगे। कोई बोलते थे 1500-2000 के लगभग लोग होंगे, कोई बोलते थे 2-2500 लोग होंगे। अरे शादी करो, शादी के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए होता है, 2 लोग चाहिए होते हैं। एक जो है दुल्हन चाहिए होता है, एक दूल्हा चाहिए होता है। छोटी शादी करिए, धाम करनी होगी जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो तब कर लेना धाम। लेकिन यहां रिवाज बनाया कि शादी में जब तक डीजे नहीं बजेगा, जब तक नाटी नहीं होगी, तब तक के लिए मजा ही नहीं होता, क्या शादी होगी? और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, मैं कई बार नजर मारता हूं तो नाटी 300 लोगों की नाटी लगी हुई है, खूब जोर से लगी हुई है। तो नहीं फैलेगा तो और क्या होगा? यही होगा। और नाटी तो हमारी ऐसी होती है कि इसमें तो आदमी एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो पूरा कनेक्शन बनता है। थोड़ा मुझे लगता है कि इन चीजों से हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं भी नाटी का बड़ा शौकीन है। कांग्रेसी मेरे को ये बोलता कि जहां भी बोलता है मुख्यमंत्री को नाटी मिलती, नाटी डालना शुरू कर देता है। ये हमारी संस्कृति है, उसके बिना इस संस्कृति को जिंदा रखना यह भी आवश्यक है, और उसके साथ उस संस्कृति का हिस्सा बनना आनंद की एक अनुभूति देता है। लेकिन ऐसे दौर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि सब्र करने की। हमने कुछ जगह कहा, प्रशासन के लोगों को कहा, मैंने कहा तुम जाओ जहां अपने अपने इलाके में, एसडीएम को बोला कि जाओ जहां शादी हो रही है, बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो उनसे आग्रह करो, विनम्र निवेदन करो कि कम करें, छोटा करें। लेकिन नहीं माने, बोलते ये सरकार का काम नहीं है, हमारा अपना काम है। बोलते अपना करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संकट इस तरह का है, अगर नहीं होता तो हम भी आपकी धाम में आ जाते भाई, हम भी नाटी डालते वहां पर आकर के। लेकिन ऐसे संकट में मुझे लगता है कि थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है, ये बहुत आवश्यक है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और 3 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग से अच्छा बीता। बीच में यह कोरोना का दौर आया, इसने कामकाज प्रभावित किए, बाधित किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम रुके नहीं। हम लोगों के साथ संवाद करते रहे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से
जो है जितना जुड़ करके बात कर सकते थे, जो लाभार्थी हैं उनसे बात की, आंगनवाड़ी वर्कर से बात की, आशा वर्कर से बात की, डॉक्टर से बात की, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों से बात की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने बड़े लोगों से बात की, किसानों से बात की, जितना कर सकते थे करने की कोशिश की। हमारे चुने वो प्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, नगर परिषद नगर पंचायतों के मेंबर हैं, उन लोगों के साथ संवाद की, उनसे भी बात की, और सब लोगों ने संकट के क्षण में बहुत जितना संभव हो सकता था मदद करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो लगभग 6-7 महीने का 7 महीने का वक्त ऐसा बीता जिसमें हमारे कामकाज प्रभावित हुए, बाधित हुए, आर्थिकी भी हमारी बहुत ज्यादा संकट में आई है। अभी जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो उसके बाद हमने सोचा कि भैया काम शुरू करना है, और इसलिए पिछले कुछ दिनों से हम निकले, लगभग 7 महीने के बाद हम सीधा लोगों के साथ संवाद करने के लिए निकले, लोगों से बात करने के लिए निकले। 7 महीने से हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार का जो जनमंच का कार्यक्रम था वो भी रुका पड़ा था। अभी पिछले कल हमने उसकी शुरुआत की, हमने कहा नए सिरे से अब काम करना है, क्योंकि अब ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोरोना के साथ जीने का हमको अब आदत डालनी पड़ेगी। सावधानी भी साथ में बरतेंगे, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है वैसी परिस्थिति। इस बीच में हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती का एक दौर आ रहा था, जब इस कोरोना के संकट के दौरान हमारी सेब की फसल तैयार हो रही थी। बहुत सारे बागबान हमारे इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमको सेब के पैकिंग के लिए बॉक्सेस मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएगा, बारदाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हमने लॉकडाउन के दौरान भी वो फैक्ट्रियां खोली। हमने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट लगभग चल पड़ा। उसके बावजूद भी हमने कहा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी इंडस्ट्री की मीटिंग बुलाई। मीटिंग करके उनको कहा कि बारदाना हमको चाहिए, हर हालत में चाहिए। उपलब्ध हुआ। उससे पहले चेरी का सीजन आया कि चेरी कैसे मार्केट तक पहुंचेगी, लेकिन चेरी भी मार्केट तक पहुंची और चेरी का रेट भी ठीक मिला। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पहले जितना जो मिलता था उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से उसको हमने मार्केट तक पहुंचाने का इंतजाम करने की कोशिश की। और उसी तरह सेब के सीजन में भी कठिनाई जरूर आई एक बात को लेकर के, जो लेबर का इश्यू था वो हमको कठिनाई जरूर आई, क्योंकि आमतौर पर हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, उसमें शिमला जिला, कुल्लू जिला, हमारा मंडी का भी काफी जहां सेब होता है, नेपाल से जो लेबर आती है वो काम करती है, और शिमला जिला में तो ज्यादा ही। और नेपाल की जो लेबर आती है वो आमतौर पर दिसंबर के महीने के बाद अपने वहां नेपाल चली जाती है, और उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद आती है। और अब की बार ये हुआ कि वो दिसंबर में चले गए, और उसके बाद मार्च अप्रैल में जब उनका आने का वक्त हो रहा था तब तक लिए लॉकडाउन हो गया। हम सब लोग चिंतित थे कि अब फसल को निकालेंगे कैसे, सेब की फसल को निकालेंगे कैसे। लेकिन संघर्ष किया, आप लोगों ने खुद भी काम किया, मेहनत की, और हमने भी जहां से जितनी भी लेबर उपलब्ध हो सकती थी, जिस रूप में हो सकती थी, उस लेबर को पहुंचाने की कोशिश की, और सेब निकला, मार्केट में पहुंचा अच्छे रेट पर, लगभग अच्छे रेट पर जो है उसकी कीमत मिली। फसल इस बार कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक प्रकार से जो है उसमें जो है वो सेब के सीजन को निभाने में कामयाब हुए। तीन साल का ये कार्यकाल काम करते करते बीता है। छोटी छोटी नई योजनाओं के माध्यम से हमने प्रयत्न किए हैं, कोशिश की है।
लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात को लेकर के हैरानी होती है कि हमारे विपक्ष के लोग जो बहुत शोर डालते, कोरोना के दौरान भी वही करते रहे। कोरोना जब शुरू के दौर में हुआ, हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई के लिए गए थे, नौकरी के लिए गए थे, काम के लिए गए थे। जब वहां पर संकट में फंस गए हिमाचल के लोग, तो जाकर के राज्यपाल को कांग्रेस के लोग मिलने गए कि हिमाचल के लोग दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। हमने कहा हम इंतजाम कर रहे हैं उनका। और हमें कहा कि भी आपने उनको वहां पर बनने पर छोड़ दिया, वहां पर कोरोना के संकट में वो फंसे हुए, हमने उनको लाने का इंतजाम किया। और मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के कोटा में भी हिमाचल प्रदेश की बसें भेज करके जो है वहां से बच्चों को, वहां से जो पढ़ाई के लिए गए थे, कोचिंग के लिए गए थे, उनको वहां से ला करके घर तक पहुंचाया। सैकड़ों की तादाद। हमने बेंगलोर से स्पेशल ट्रेन लगा करके जो है, जो हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे, नौकरी के लिए गए थे, वहां पर उनको वहां से निकाल करके घर तक पहुंचाया। हमने गोवा में हिमाचल प्रदेश के हजारों की तादाद में नौजवान वहां पर रेस्टोरेंट और होटल में काम करने के लिए यहां से जाते, नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो संकट में फंस गए, वहां पर स्पेशल ट्रेन लगा करके उनको घर तक पहुंचाया। मुंबई से लाए, थाने से लाए, दिल्ली से लाए, चंडीगढ़ से लाए, 2.5 लाख लोगों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में उनको उनके घर तक पहुंचाया। और जब घरों में उनको पहुंचाने का काम शुरू किया तो कहा, तो कांग्रेस के लोग जाकर के फिर राज्यपाल महोदय को मिलने के लिए चले गए और उनको कहने लगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश को ये कोरोना से भरना चाहते हैं। आखिर वो चाहते क्या है? हमने कहा इस बात को स्पष्ट करिए। जब हम उन लोगों को नहीं ला पाए थे, उन बच्चों को नहीं ला पाए थे कोटा से, तब आप लोग बोलते थे बच्चों को मरने पर छोड़ दिया। और जब लेकर के आए, उनको घर तक पहुंचाए और कहने लगे कि आपने पूरे हिमाचल को कोरोना से भरने का निश्चय कर लिया है। यानी कि राजनीति इस संकट, गंभीर संकट के दौरान भी राजनीति करते रहे। ये सच मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई बार हमको इतनी विचित्र परिस्थिति में हमको हंसी आती है। इनकी हालत देखिए। हम तो 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में जो फंसे थे उनको लेकर के घर पहुंचाने में कामयाब हुए। हम उनको घर तक पहुंचाया और कांग्रेस के मित्रों ने यहां से कुछ किया तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी कि हमने हिमाचल प्रदेश में इतनी पीपी किट बांटी, हमने इतने मास्क बांटे, इतने सैनिटाइजर बांटे, इतने लोगों को हम लेकर के आए हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से। और हमारा बिल जो है वो 12 करोड़ रुपए का बढ़ा बोलते हैं। और पार्टी हाईकमान को कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 12 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाए, क्योंकि ये पैसा हमने हिमाचल प्रदेश में खर्चा है। वाह भाई, अपनी पार्टी को भी वो लूटने से नहीं छोड़ते। आप कल्पना करें। और जब ये 12 करोड़ रुपए उन्होंने केंद्र की अपनी पार्टी से मांगा था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इतना पैसा हमने जब हमने सरकार की ओर से जो है सैनिटाइजर भी दिए, मास्क भी दिए, पीपी किट भी दिए और हजारों की तादाद में बच्चों को, लोगों को लेकर के आए, लाखों की तादाद में लोगों को लेकर इतना पैसा उस वक्त हमने अपने इस पे जो हमारे जो सीएम कोविड फंड का जो हमने अकाउंट बनाया उससे निकाला। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आप शुक्र मनाइए कि ऐसे संकट के क्षण में इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नहीं तो इससे ज्यादा लूट का कोई अवसर उनको नहीं मिलता शायद। क्या करते उसकी कल्पना करनी मुश्किल है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस सारे विषय में नहीं कहना चाहता हूं।
हमें कहने लगे कि सत्र बुलाओ, सेशन बुलाओ, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने सत्र बुलाया, पूरे देश के दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में 1 दिन का सत्र बुलाया गया, 2 दिन का सत्र बुलाया गया। 2 दिन से ज्यादा किसी विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा का सत्र नहीं हुआ पूरे देश भर में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने कहा खुली चर्चा होनी चाहिए। हमने इस कोविड के संकट के दौरान में सत्र बुलाया और 10 दिन का सत्र बुलाया। हमने कहा आइए चर्चा करिए। पहले दिन शोर डालने लगे कि हम कोविड पर चर्चा चाहते हैं, कोविड-19 पर, कोरोना पर चर्चा चाहते हैं। हमने कहा स्वीकार है, अब चर्चा करने के लिए अपनी बात शुरू करिए। जब चर्चा का प्रस्ताव हमने स्वीकार किया, उनको लग रहा था कि शायद ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, चर्चा को यहां होने नहीं देंगे। जब हमने कहा कि चर्चा करने के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं, हम तैयार हैं, तो एक दूसरे के बगले झांकने, एक दूसरे को कहता रहा तू पहले बोल, दूसरा बोलता रहा तू पहले बोल। बोलने की स्थिति में बगले झांकते रहे। और उसके बाद विधानसभा के अंदर चर्चा हुई और उसका हमने जवाब दिया हमने, और उस जवाब का कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास। सिर्फ राजनीति करने के लिए उन्होंने करने की कोशिश की। इसलिए इनको माफ नहीं किया जा सकता ऐसी परिस्थिति में। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो काम हमने शुरू किया, उनका जिक्र हमसे पहले भी हमारे कुछ साथी कर रहे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय जी कर रहे थे। जनमंच हमने इसलिए शुरू किया कि लोगों की समस्या का समाधान गांव में होना चाहिए। किसी का बिजली का खंभा लगना है, बिजली का मीटर लगना, तो वो शहर में क्यों आए, वो गांव में जाकर के अधिकारी और वहां पर मंत्री जाकर के वहां पर समाधान करे उसका। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिस जनमंच के चर्चा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी है, क्योंकि उसमें काम होते हैं, लोगों की समस्या का समाधान होता। किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है तो हाथ में बना करके दे दिया जाता है, किसी का राशन कार्ड बनाना है तो मौके पर बना करके दे दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन मौके पर आदेश होते हैं, मंत्री वहीं उपस्थित होता है। और ये देश में पहला एक कार्यक्रम है जब शिकायतकर्ता के सामने माइक दिया जाता है सामने, और माइक पर अपनी शिकायत का वो जिक्र करता है कि मेरी समस्या ये है, और मंत्री और वहां पर अधिकारी, वहां पर डिस्ट्रिक्ट के सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, और वहां पर से उसको समस्या के समाधान करने के लिए रास्ता निकालते हैं। पूरे देश में कहीं नहीं किसी राज्य, क्योंकि जो शिकायत करने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता था कांग्रेस के जमाने में। माइक की तो बात छोड़िए, माइक पर बोलने की तो बात छोड़िए। लेकिन हमने कहा समस्या का समाधान गांव में, मेरा गांव का आदमी का समस्या का समाधान गांव में होना चाहिए। और उसके बाद कहने लगे कि इस जनमंच में आप लोग जो है वहां पर जो धाम लगाते हैं, अरे भाई जो लोग अपनी काम के लिए आएंगे, समस्या के लिए आएंगे, सुबह से शाम तक बैठेंगे वहां पर, अगर एक वक्त का भोजन उनको दे दिया वहां पर, क्या गुनाह किया? उस पर भी आपत्ति है। फिर कहने लगते हैं कि भाई ये वहां पर अफसरों के साथ बोलते हैं, आप अफसरों के साथ बदतमीजी होती है, अफसरों के साथ कोई बदतमीजी। हाँ, जहां काम नहीं करेंगे, बार बार कहने पर भी कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसका पूजन तो नहीं होगा भाई। और अधिकारी काम करने के लिए, और उनको काम ही करना है। जब बार बार काम कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बारे में कहीं भी कहा जा सकता है, और हर आदमी को कहने का अधिकार है। अधिकारी सरकार के हैं, और सरकार की नियम, सरकार की नीतियों, उनका पालन करना है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, हम गांव के आदमी सीधे होते हैं, सरल होते हैं, स्वभाव हमारा ऐसा होता है, लेकिन काम में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी कोई काम करने में कोताही करेगा, काम नहीं करेगा,
तो उसके बारे में बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि उन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों का काम करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जनमंच के माध्यम से हमने इस तरह से शुरुआत की और हमने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़कर के और भी बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी है पूरी दुनिया ने। कई बार आदमी को जनमंच में भी जाने का अवसर नहीं मिल पाता, समय नहीं हो पाता है, तो हमने कहा कि घर बैठे भी इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और उसके लिए हमने एक नई शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। जो कांग्रेस यहां पर आजादी के 70-72 सालों के बाद भी वो शुरुआत नहीं कर सकी, हमने शुरुआत की। हमने कहा कि घर बैठे शिकायत कैसे हो सकती है काम की, उसका समाधान कैसे हो सकता है। हमने हेल्पलाइन शुरू की, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। 1100 पर फोन करिए, आप फोन करिए, बिजली की समस्या है, हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी जाकर के उस समस्या के समाधान के लिए आपके घर पहुंचेंगे। पानी की समस्या है, 1100 पर फोन करिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक नहीं हजारों की संख्या में समस्याओं का समाधान एक कॉल करने पर है। लोगों ने हमको लिख करके भेजा है। पिछले लंबे समय से हम समस्या का समाधान करने के लिए हम पता नहीं कितनी बार लिखा, लेकिन आपने तरीका निकाला, एक फोन किया हमने और उस समस्या का समाधान हुआ। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यह भी बात है, सच है कि कुछ जगह ऐसे भी कुछ लोग करने लगे कि 1100 पर काम रोकने के लिए भी समस्या इसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि शिकायत करने का। तो हमारे कुछ विपक्ष के लोग हैं, हमारे विरोधी लोग, प्रधान अच्छा काम कर रहा है और इस प्रधान के काम को रोकना है, तो फोन उठाते हैं और वो 1100 पर फोन करते हैं और उस काम को रोकने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए कोशिश करते हैं। हमने एक बार अभी तय किया है, एक आदमी था जो वो पूरे गांव में, पूरे इलाके में वो इस बात के लिए जाना जाता था और एक विचारधारा विशेष से प्रभावित था। उसका काम ही यही होता था, काम रोकना कैसे। हमको शिकायत आई कि भाई यहां पर इस आदमी का इस नंबर से इतने फोन आते। हमने कहा कि भाई इसका पता करो कौन है। पता चला कि भाई उसका काम ही वही है। वो गांव में कोई आदमी ऐसा कई बार होता है, उसका काम करना जो है एक ही, उसका काम करने का तरीका एक ही है कि काम को रोकना कैसे, शिकायत करना। और उसका हमने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, फिर वो शिकायत ही नहीं कर सकता है। तो शायद दूसरा नंबर से करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको अपना नाम बताना पड़ेगा। यानी कि मैं इस बात का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, कुछ लोग इस प्रकार से सीएम हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम को रोकने का भी इसके माध्यम बनाया जाए। इस बात की इजाजत नहीं होगी। हमने तय किया, कोई झूठी कंप्लेंट करेगा उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का भी उसमें प्रावधान। तो गलत है तो उसके लिए, उसके बारे में तो कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए इस बात को लेकर के भी हमने बड़ा स्पष्ट किया है। हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य बनाने में हम सफल हुए, कामयाब हुए, जहां हर एक रसोई में गैस का चूल्हा पहुंचाया है। 2,80,000 कनेक्शन गैस के जो है हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा के अंतर्गत हमने लगाया। हिमकेयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया। 1 लाख से ज्यादा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गरीब आदमी को यह मदद कभी भी कांग्रेस इतनी लंबे समय तक सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा। कितनी विचित्र परिस्थिति होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति हमने एक बार नहीं अनेक बार देखी है कि मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर के पास वो मरीज के लोग जाते हैं, जो अटेंडेंट है, रिश्तेदार जाते हैं कि हमारे मरीज को छुट्टी दो। डॉक्टर बोलता है कि अभी तो ठीक नहीं हुआ है, अभी तो ये इसका इलाज चल रहा है। वो बोलते हैं कि इलाज तो चल रहा है लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए।
हम जानते हैं कि हमारा मरीज ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पैसे खत्म हो गए। अब ज्यादा पैसा खर्च करने की परिस्थिति में नहीं, इसलिए हम मरीज को छुट्टी दे दो, हम घर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर छुट्टी के लिए मना करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी भी परिस्थिति हमने देखी कि उस मरीज को पूछे बिना ही परिवार के लोग उसको उठा करके ले जाते थे। कई बार मरीज खुद ही बोलता था कि मुझे घर ले जाओ, अपने घर, जमीन, जायदाद जो है जिसको आप गिरवी रखने की परिस्थिति में हो गए, कम से कम वो मत करिए। हमने कहा ऐसे लोगों को इलाज करने में मदद करनी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने हिमकेयर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की। आयुष्मान भारत के आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, और उस हिमकेयर के माध्यम से हमने वही हेल्थ कवर जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो हम सरकार की ओर से करने की परिस्थिति में रहेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे गरीब लोग जो अपना इलाज करने की परिस्थिति में थे, उनका इलाज करने में सफल। क्यों नहीं सोच पाई कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद? क्योंकि उन्होंने कभी उस पीड़ा के दौर में से गुजर करके देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया कि ऐसा भी होता है। क्योंकि सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद आनंद के एक माहौल में जीते हैं। और आगे बढ़कर के हमने ये नहीं, इससे आगे बढ़कर एक और योजना की शुरुआत की कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में हैं। हम गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए जाते हैं, तो गांव के लोग बोलते हैं कि आप इस कमरे में चलिए, अंदर चलिए। हमने कहा कि आप लोगों से मिल गए? बोलते नहीं, बोलता अंदर कोई मरीज है, उनसे मिलो। जब अंदर जाते हैं तो घर में अंदर देखते हैं कि मरीज घर के अंदर पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है, न उठ सकता है, न चल सकता है। और 2 शब्द हम हौसला देने की कोशिश करते हैं। किसी की टांगे नहीं चलती है, पैरालिसिस हो गया, किसी के एक्सीडेंट में ऐसी घटना होगी टांगे चले गई, किसी को जो है वो ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनियां फेल हो गई है। और पूरा सुबह से शाम तक जो है, जब तक वो आदमी जिंदा है, उसकी मदद करने के लिए, उसकी सेवा के लिए परिवार के एक सदस्य को वहीं बैठना पड़ता है। मेरे मन में ये विषय आया कि ऐसे लोगों के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए। जिंदा है लेकिन उसके बावजूद बिस्तर पर है, जीवन भर बिस्तर पर है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक के लिए बिस्तर पर होगा। हमने ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। हमने एक नई योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में की, जिस योजना का नाम हमने सहारा रखा, सहारा। और उस सहारा योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जितने भी मरीज होंगे जो कैंसर के हैं, चाहे वो पैरालिसिस के पेशेंट है जो चल नहीं सकते हैं, जो दूसरे पर जो है वो आश्रित है, चाहे वो किडनी का मरीज है, जब तक वो जिंदा है 3000 रुपए उनके खाते में हर महीने हम डालते हैं। आजादी के 70 वर्षों तक सत्ता में रहने वाले लोग कभी सोच नहीं पाए इस बात को लेकर के किसी गरीब आदमी को हमको इस प्रकार से भी मदद करने का रास्ता निकालना चाहिए। भाव ही नहीं, दर्द ही नहीं, पीड़ा ही नहीं दिल में, लेकिन हमने इस बात को लेकर के प्रयत्न किया, प्रयास किया। नौजवानों के लिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है आज नौजवान इस बात को लेकर के मान करके चले, सरकार कोई बने, आज हमारी है, पीछे सरकारें रही हैं, आगे सरकारें आती रहेंगी, लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिलना यह कभी संभव नहीं है। और हमारी सरकार ने, जब से सरकार आई है, रिकॉर्ड तोड़ जो है हमने जो है नौकरी हिमाचल प्रदेश में जो हमने एडवर्टाइज किया और नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेरोजगारी बड़े स्तर पर है। इसलिए स्वावलंबन के तहत जो है हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको 40 लाख रुपए का लोन देंगे, उस पर 25% सब्सिडी देंगे। अगर बेटी है तो उसको 30% सब्सिडी देंगे, मदद करेंगे उसमें। आप अपना काम शुरू करो। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों की तादाद में नौजवान निकल आए हैं। नौकरी जिस दिन मिलेगी तो उस दिन देख लेंगे, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती हम स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है अपना काम शुरू करेंगे। अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को आय का जरिया भी बनाया और उसके साथ साथ में 8-8, 10-10 लोगों को जो है नौजवानों को नौकरी भी उसमें दे रहे हैं। नई शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। मित्रों, वक्त बहुत हो गया, आप लोग काफी देर से बैठे हैं
और हमको भी निकलना पड़ेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से जो हिमाचल के बहुत करीब हैं, हिमाचल दिल के करीब है। कोरोना के संकट के दौरान कहीं नहीं निकले, कहीं नहीं गए प्रधानमंत्री, सिर्फ आए तो कहां आए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल, अटल टनल का उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअली नहीं करूंगा, वहां आकर के करूंगा। और एक दिन में 3 कार्यक्रम, लाहौर वालों की सभा अलग से की, बीआरओ वालों की कार्यक्रम जो ऑफिशियल कार्यक्रम अलग से किया, और कुल्लू मनाली वालों के लिए कार्यक्रम अलग से मनाली में किया। यह हमारे सौभाग्य की बात है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि देश की एक नहीं, जितनी भी जटिल कठिन समस्याएं थी, उनका एक एक करके समाधान हो रहा है। धारा 370 समाप्त हुई कि नहीं? हमारी आंखों के सामने समाप्त हुई। कभी सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। हम नारा लगाते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद हम मान के चलते थे, नारा तो हम लगा रहे हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कल्पना करो, एक भारत, स्वतंत्र भारत, इस भारत में एक राज्य ऐसा था जिस राज्य का अपना एक झंडा था, क्योंकि धारा 370 थी। पूरा देश जो है तिरंगे झंडे के नीचे काम कर रहा है, बाकी राज्य सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कानून लोकसभा में पारित होता था, राज्यसभा में पारित होता था, सभी देश के सभी राज्यों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। धारा 370 थी। 104 कानून ऐसे थे जो राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर के भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, क्योंकि धारा 370। आपका इंडियन पैनल कोड जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। अलग संविधान, अलग विधान, अलग निशान, ऐसी सारी चीजों को समाप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन आजाद भारत के 70 सालों से ज्यादा वक्त बीत गया, उसमें नहीं कर पाए। लेकिन मजबूत नेतृत्व जब नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में आया, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में, धारा 370 को समाप्त हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा। यह हमारा सौभाग्य है जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ बिल और धारा 370 समाप्त हुई और पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा। ये कल्पना से परे की बात है। और आज विचित्र लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चाइना की मदद से धारा 370 को करें, फिर से लाने की कोशिश करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण सच है, सोच ही दुर्भाग्यपूर्ण। हम राम जन्मभूमि का जिक्र करते थे, हम नारा लगाते थे कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और होना क्यों नहीं चाहिए था? अधिकार पूर्वक होना चाहिए था। साक्ष्य हमारे पक्ष में, रिसर्च हमारे पक्ष में, सबूत हमारे पक्ष में, सब कुछ हमारे पक्ष में, लेकिन उसके बावजूद उलझा मामला, हजारों की संख्या में जानें चले गई, कुर्बानियां हो गई वहां पर। लेकिन हम राम मंदिर का निर्माण का रास्ता नहीं निकाल पाए। लेकिन जब भारत को आजाद भारत के इतिहास में जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, तो समस्या का समाधान हुआ। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का रास्ता खुला। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जी गए। हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस मंजर को अपनी आंखों के सामने देख पाए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। इस भारत को और मजबूत बनाने की दृष्टि से हम सब लोगों को यही चाहिए कि मजबूत नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के रूप में हमको जिस तरह से मिला है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मसले यहां पर आदरणीय बरागटा जी ने उठाए हैं और उन्हें लिखित रूप से भी वो दिए हैं, मैं उसमें बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। चाहे वो कुछ कार्यालय खोलने की बात है, कुछ उसके अतिरिक्त विकास कार्य से संबंधित बात है, उन सारी बातों को लेकर के हमने नोट किया है। हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके और जिन विषयों को लेकर के रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता है, उसमें किस प्रकार से फिजिबिलिटी बन सकती है, किस प्रकार से उसका रास्ता निकल सकता है, उसके लिए हम बैठ करके हम चर्चा करके रास्ता निकालेंगे।
और जितना भी हमसे हो सकता है आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का मैं आपको बात 301 करोड़ की योजना इस विधानसभा क्षेत्र में चली है, इनको आप संपूर्ण करिए, जल्दी पूरा करिए जिनका शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद जल्दी हम कोशिश करेंगे, जो कार्य पूर्ण हुए होंगे तो उनको फिर से आपके बीच में आकर के उनका उद्घाटन करने के लिए भी आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में भी है, चाहे वो गिरी गंगा का जिक्र यहां पर हुआ, हम निश्चित रूप से हमने कहा कि इसको प्रॉपर प्लान करिए। सड़क लगभग 7 किलोमीटर के लगभग 6-7 किलोमीटर के लगभग है और सड़क बनी हुई है, कुछ जगह उसको थोड़ा वाइडनिंग करने की आवश्यकता है और उसके साथ उसको पक्का करने की। और मैं इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस सड़क को भी पक्का करेंगे और जो गिरी गंगा जो है हमारी, उसको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में आम पर्यटकों के लिए भी इसको जो है एक स्थान, एक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने बरागटा जी को कहा फेस्ड मैनर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं और उसके लिए बजट प्रोविजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। चांशल के लिए हमने कहा, चांशल एक डेस्टिनेशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है, चांशल जाते हुए बीच में और भी हमको कुछ एक डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए पर्यटन की दृष्टि से, ताकि जो है कोई टूरिस्ट जाए तो आज यहाँ रुके, फिर कल वहां जाए, वहां आने के बाद फिर वापिस आए। ऐसी परिस्थिति में जो है उसके लिए वो उसका एक लाभ रहेगा अपना, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। जहां तक और सारी चीजों को लेकर के आपने सड़कों का कुछ का जिक्र किया है, कुछ एक प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है और खासतौर से एक पार्किंग का आपने जिक्र किया है। जो पार्किंग आपने कहा कि बेस की उसके लिए जो है कुछ पैसे की आवश्यकता ताकि आप काम शुरू करें। हालांकि इन दिनों में हमने तय किया है कि अगले बजट यानी कि बजट जो हमारा नया बजट आएगा अभी मार्च अप्रैल में, उस बजट तक हम नई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पिछली अनाउंसमेंट है उनको क्लियर कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो जिन स्कीमों के लिए बजट प्रोविजंस हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको जो है उनको शुरू करेंगे, तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और उनको पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी जो पार्किंग के लिए आपने विशेष तौर से कहा है, इसमें कहा है कि कुछ पैसे की तुरंत जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं कि दे देंगे। और बाकी जितने भी विकास कार्यों से संबंधित अपने क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर जिक्र किया है, उन तमाम विषयों को लेकर के मैं और बरागटा जी बैठेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो भी उसमें किया जा सकता है वो निश्चित रूप से करेंगे। यही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ। एक बार मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर पहुंचे, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ दिनों के बाद दिवाली का अवसर है, दिवाली मनाइए, लेकिन मेरा आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी और आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण आज की इस कोरोना की परिस्थिति में उचित नहीं होगा। पटाखे चलाएं क्योंकि त्योहार है, हम चाहते हैं कि त्योहार के रूप में रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है पटाखे का अगर हम प्रचलन कम कर सके, इस बार हम शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, कल कैबिनेट है, हम थोड़ा विचार करेंगे कि इसमें कम ड्यूरेशन रखेंगे ताकि प्रदूषण खराब ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में जो है कोरोना के संकट के दौरान जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके लिए वो बहुत घातक होगा। और जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं है उनके लिए भी घातक हो सकता है जो इस प्रकार के मामले हैं। तो ऐसे में आप सबसे में मेरा यही निवेदन है कि आप उस सारी चीज में सहयोग करें। और दूसरा, दिवाली के लिए मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सावधानी के साथ आप लोग काम करें, मास्क पहनते रहें जब तक आवश्यक है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। शादियां जरूर करें, लेकिन बड़ी धाम जो है, बड़ी फीस, बड़ा प्रोग्राम जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको जरूर करिए, ऐसे मैं जरूर कहूंगा। क्योंकि अभी तक इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है इस कोरोना के इस दौर से बचने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। यही मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका सहयोग और समर्थन, ये 2017 में आपका जुब्बल कोटखाई हमारे साथ खड़ा होकर के
जो है वो विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है आदरणीय बरागटा जी, और 2022 में ये दौर जारी रहना चाहिए। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरा भरोसा है कि सहयोग में मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में 2022 का जब दौर आएगा उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है फिर सरकार बनने के बाद हम शुरू करेंगे। सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। एक बार फिर से दिवाली की